सुनने में ऐसे लगता है कि यार इसने सिक्योरिटी गार्ड बना, इसने अखबार भी फेंका, इसने ये भी फेंका। पंजाबी लड़के या लड़कियां हमारे यहाँ से लोग जाते हैं तो वो रेगुलर ये काम करते हैं। तो एक कंपनी थी फाइन टोन, तो उन्होंने मुझे गाते हुए टीवी पे देख लिया कहीं। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल किया। वो कंपनी पंजाब की सबसे नंबर 1 कंपनी थी। $7-7.5 मिलते थे 1 घंटे के। कैन यू बिलीव, शादी के 1 हफ्ते बाद उसी एल्बम में से जो फाइन टोन ने करी थी, एक गाना सुपर हिट हो गया, एंड दैट इज फुलकारी। मतलब हमने YouTube पे गाना डाला, वो गाना डलते ही मतलब ऐसी वेव आई है कि YouTube के ऊपर चैनल हैंकर हो गया। सक्सेसफुल होना एक चीज है, सक्सेस को इतने साल सस्टेन करना ये हर कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल। गिबी बाजी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे शो पे। सो गुड टू हैव यू। थैंक यू भाई। और मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल में था, शायद 9th-10th में था, और आपका इनिशियल सॉन्ग जो फुलकारी आया था, हाँ, तो उस सॉन्ग पे स्टेज पे परफॉर्म किया था हमने। वाह। और करते करते कॉलेज टाइम या जो जॉब टाइम था, ऑफिस टाइम था, और पार्टीज में हम जो आपके गानों पे नाचे हैं, जी। अंग्रेजी बीट पे तो पूरा इंडिया ही नाचा है। सो इट इज सो गुड कि आज हम आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ बैठने का Thank you मौका भाई, मिला है। thank you so much. वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गिबी बाजी, सक्सेस तो सबको नजर आता है ना, कि लोग देख रहे हैं आज आपका जो फेम है, सक्सेस है, जो आपने मुकाम हासिल किया है, लेकिन हर सक्सेस के पीछे एक स्ट्रगल होती है। जी। राइट, ये तो बिहाइंड द सक्सेस एक जर्नी होती बिल्कुल है। बिल्कुल। कुछ उस स्ट्रगल के बारे में, कौन से स्ट्रगल के दिन आप याद करते हो, या कौन से स्ट्रगल के दिन है जो दूसरों को शायद कुछ इंस्पिरेशन दे? एक्चुअली जब तो मैं बात करता हूँ किसी के साथ, जैसे आपने बात करी कि स्ट्रगल के दिन या कुछ ऐसे, तो सुनने वाले को लगता है कि स्ट्रगल है। अगर आप मेरे को वैसे पूछो तो मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मैं उस टाइम कर रहा था, जो काम मैं उस टाइम कर रहा था, वो एक्चुअली स्ट्रगल नहीं थी, वो एक मुकाम था जो मैं पाना चाहता था कि यार काश मैं इस होटल में काम करूं, काश मैं ये काम कर लूं, काश मैं वो काम कर लूं, मुझे ये मिल जाए। मतलब मुझे याद है कि जब मैं अखबार भी फेंके मैंने घर पे ना, तो वो अखबार फेंकने के लिए ना, तो वो एक डालना पड़ता था पूरा, जैसे टेंडर की तरह छोटा सा, कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, है ना, ये वो। तो मैंने जब वो डाला तो मुझे ऐसा था कि यार किसी और को ना मिल जाए, है ना, कि मुझे ही मिले। तो होता क्या था, मुझे याद है कि उन्होंने जब हमें वो दिए, न्यूज़पेपर वाला भी ना, तो मिल तो मुझे गया, बट मुझे ना एक एरिया ऐसा मिल गया कि वो इतना अजीब एरिया था कि कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं, कनाडा में था ये। सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता था। तो वो मैंने एरिया देखा नहीं, मैं और मेरी वाइफ दोनों चले गए। हमारे पास ना एक छोटी सी कार होती थी, निक्की सी, है ना, उसमें अखबार रखे, तो जाके घर के बाहर रोकना। और वो घर इतने बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े दरख्त, ऐसे भूत प्रेत वाला एरिया लगता था वो, है ना। तो मैं मेरी वाइफ चलाती थी तो वो बहुत आराम से चलाती थी कि पूरा, क्योंकि उसने गाड़ी कनाडा में सीखी थी, उसका रूल रेगुलेशन वो था। अगर मैं चलाता था तो वहाँ फटाक से गाड़ी आगे जाकर रुकता था कि अखबार फेंक। तो मुझे ऐसे लगता था कि अब अगर वो चलाएगी तो बहुत स्लो चलेंगे। मैं चलाता था, जब बाहर उतरती थी, मैं तो नहीं फेंकूंगी, वहाँ जाके फेंकना पड़ेगा, एंड ये तो घर बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। तो वो एक्चुअली हमारा स्ट्रगल मूवमेंट नहीं था। मतलब उस टाइम हम उस टाइम को भी एंजॉय करते थे। मतलब मैं हर जॉब को एंजॉय करता था। मतलब आज अगर बोलते हैं तो हम उसको स्ट्रगल पीरियड में काउंट कर लेते हैं ना। सो यहीं से दिल्ली से स्टार्ट हुआ था मैं। तो दिल्ली पहले एक जगह पे जॉब करी, यहाँ पे भी 1-2 दिन जॉब करी, इस होटल में भी। अच्छा, आपकी होटल मैनेजमेंट की बैकग्राउंड थी, तो इसलिए आप होटल यहाँ पे करी। तो फिर देन फाइनली मैं यहाँ पे एल्बम्स आई, वो चली नहीं, तो मेरी शादी हो गई थी, मैं बाहर चला गया। बाहर जाके बहुत सी जॉबें की। तो क्योंकि बाहर जाके रेगुलरली मैं बात करता हूँ कि सुनने में ऐसे लगता है कि यार इसने सिक्योरिटी गार्ड बना, इसने अखबार भी फेंका, इसने ये भी फेंका। वहाँ पे ये नॉर्मल जॉब्स है ना। तो जो पंजाबी लड़के या लड़कियाँ हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, तो वो रेगुलर ये काम करते हैं नॉर्मली, क्योंकि इतने पढ़ लिख के तो हम गए नहीं हैं। सबवे में भी काम किया मैंने, वो जो हम बनाते हैं खाने वाला, तो वो मेरी वाइफ एट दैट टाइम सबवे में काम करती थी। शी यूज टू डू सारा, वो मैनेजर थी उस सबवे की। तो उसने उनसे बात करी मालिक से, तो उसने मुझे भी जॉब पे रख लिया, है ना। सबसे पहली जॉब मेरी सबवे में थी, है ना। तो ये छोटी छोटी जॉब्स थी, बट अगर मैं खुश था बहुत, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। तो मुझे याद है कि $7-7.5 मिलते थे 1 घंटे के, तो बहुत लगते थे कि यार ओ माय गॉड, है ना, इतने पैसे, है ना, कि अच्छे पैसे बन रहे हैं जी। तो
ये स्ट्रगल के साथ साथ या ये जॉब्स के साथ साथ कैसे सिंगिंग की तरफ कैसे अब टाइम निकाला और कैसे इधर अपना एक्चुअली पाजी मैं सिंगिंग पहले ही कर रहा था, है ना। तो सिंगिंग का तो बचपन से शौक था कि मुझे था कि यार मैं सिंगर बनूं। मैंने 18 साल का था जब मैंने पहली एल्बम अपनी तैयार की। पैसे वैसे थे नहीं, तो मैंने अपने कज़न्स जितने बाहर बैठे हैं सबको फ़ोन वोन किया कि यार मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मेरी हेल्प करो। तो सबका मैं बहुत लाडला था, सब मुझे बहुत प्यार करते थे। छोटा था मैं सबसे, मेरे फादर 3 भाई थे, तो तीनों भाई के हम 2 भाई हैं, मैं और मेरा ब्रदर। तो जो मेरे बड़े ताया जी हैं, एक के 7 बच्चे हैं, एक के 5 बच्चे हैं। अच्छा। तो मतलब मैं 7, 5, 12 और 2, 13, तो मैं सबसे छोटे वाला हूँ। अच्छा। 13वें नंबर वाला हूँ मैं, है ना। तो मैं सबसे छोटा था, इसलिए मुझे सब प्यार करते थे, है ना। तो सब ने मेरी हेल्प करी, है ना। किसी ने 500 यूरो भेजा, किसी ने 1000 यूरो भेजा, किसी ने कितने पैसे भेजे, मैंने एल्बम करी। बट क्या हुआ कि वो एल्बम चली नहीं। तो अब मुझे था कि यार जब सेकंड एल्बम करी थी कि अब फिर थोड़ी मांगूं, कि वो कहेंगे ये तो मांगने हम दे रहे हैं तो ये मांगता ही रहता है। तो मुझे लगा यार अब क्या करें। तो फिर मैंने स्ट्रगल वगल की, 1-2 लेफ्ट राइट छोटे मुझे 2-4 शोज़ मिल गए, है ना। 1-2 जगह से मैंने पैसे थोड़े बहुत जोड़ रखे थे, वो थे। तो सेकंड एल्बम, और एक कंपनी वालों ने मुझे साइन कर लिया, कहते हम तेरा वीडियो बना देंगे, बट वो भी नहीं चली। तो उसके बाद मेरा बहुत दिल टूटा, मैं कहा यार नहीं बनी बात। फिर मैं एक जगह पे लाइव स्टेज पे गा रहा था, तो एक कंपनी थी फाइन टोन, तो उसके मालिक थे राजेंद्र सिंह जी। तो उन्होंने मुझे गाते हुए टीवी पे देख लिया कहीं। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल किया। तो एट दैट टाइम वो कंपनी पंजाब की सबसे नंबर 1 कंपनी थी। तो जितने पंजाब के अच्छे आर्टिस्ट थे, कुलविंदर ढिल्लों, सब, दिलजीत को भी उन्होंने ही लॉन्च किया। नक्षत्र गिल भी, हाँ शायद, हाँ बहुत आर्टिस्ट उन्होंने किए थे, है ना। तो जब दिलजीत की एल्बम उन्होंने की थी 1-2 एल्बम्स, है ना। तो उनका कॉल आ गया, कहते यार हम आपकी एल्बम करना चाहते हैं। मैं कहा शुक्र है किसी का फ़ोन आया। तो उन्होंने मेरी एक एल्बम करी। वो ना वैसे बहुत मतलब वो उन्होंने जितने आर्टिस्टों को भी पकड़ा सब चले उनके पास। तो मेरी एल्बम आई, मेरी नहीं चली। वो तीसरी एल्बम थी मेरी। तो मैं 1 मिनट में बीच में थोड़ा सा, और मेरे को कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने एल्बम, मतलब आजकल के ज़माने में तो ये इजी है, सोशल मीडिया है, लोग बड़ी जल्दी कलाकार को, टैलेंट को पहचान लेते हैं। बट उस टाइम पे आपका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, नहीं कोई म्यूजिक से। तो वो एल्बम को लॉन्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो और वो आपने फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम सबवे से लेकर एल्बम लॉन्च करने तक का ये कैसे आपने? नहीं, ये जो एल्बम्स हैं ये उससे पहले की बात है। इसके बाद न्यूज़पेपर वो चले। अच्छा। हाँ, ये उससे पहले का सफ़र है। तो अब जब तीसरी एल्बम आई मेरी, वो तीसरी एल्बम भी नहीं चली। तो इतने में क्या था कि मेरी शादी हो गई, मेरी लव मैरिज है। तो मेरी शादी होगी, मेरी वाइफ कनाडा की पीआर थी। तो उसने मुझे बोला कि नहीं बन रहा कुछ सेट, तो हम कनाडा ही चलते हैं, तो आप वहाँ पे काम करो, 4 पैसे आ जाएंगे, तो फिर हम एल्बम कर लेंगे, है ना। तो मुझे भी लगा कि यार ठीक है, लेट्स सी, कोई बात नहीं। बट हुआ क्या कि जब मेरी तीसरी एल्बम आई ना, तो उसके 4-5 महीने बाद मेरी शादी, 3-4 महीने बाद मेरी शादी होगी। तो मुझे था कि एल्बम चली नहीं। कैन यू बिलीव, शादी के 1 हफ्ते बाद उसी एल्बम में से जो फाइन टोन ने करी थी, एक गाना सुपर हिट हो गया, एंड दैट इज फुलकारी। वो इतना चल गया गाना, है ना। अच्छा, फिर भी क्या हुआ कि गाना सुपर हिट हो गया, मेरे को फिर नहीं कोई पहचानता था। मतलब मैं ऐसे जाऊं किसी को बोलूं कि मैंने गाया होगा, तो अच्छा ठीक है चल जाए, है ना। तो मैं कनाडा चला गया। उसके बाद जाके मैंने वो जॉब्स करी, वो सब की सब जॉब्स करी, सब कुछ किया। फिर मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि काफ़ी टाइम मैंने 6 महीने 8 महीने जॉब्स करी, तो उसके बाद मेरा मन था अब गाने करूँ, एल्बम करूँ। वो कहती है आप अगर ऐसे जॉब्स करते रहोगे तो आप गाने कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका सारा टाइम तो इधर निकल जाता है। सुबह 4 बजे हम उठते हैं, पेपर फेंकते हैं, फिर आप जॉब पे चले जाते हो, उसके बाद 7-8 बजे आप वापस आते हो, फिर हम खाना वाना खा के, एक मॉल था, हम उसमें हमने वो भी लिए रखा था, हम उस मॉल को क्लीन करते थे। मैं फ्लोर क्लीन करता था, मॉपिंग। तो वाइफ मेरी यूज टू डू ये अपने फूड कोर्ट में वो ट्रे व्रे धोना, वो सारा साफ़ करना। तो काफ़ी लंबा चढ़ा। तो हमारा डे सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलता था। वो कहते टाइम कहाँ है कि बड़ी मुश्किल से हम आके यहाँ सोते हैं, तो फिर सुबह उठना है, फटाक से भागो, कि ऐसे इसमें गाने का सोचने का वक्त कहाँ है। तो मुझे ऐसा होता था कि जब मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, उसमें कोई काम नहीं होता था, खड़ना होता था
मैं तब मैं गाने ही सुनता हूँ, मेरा माइंड वहाँ पे चलता है, बट गाने बनाने के लिए भी वक्त चाहिए। तो फिर करते करते 6-8 महीने के बाद मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं आप छोड़ो। फिर मैंने थोड़ी देर छोड़ी जॉब, तो एक एल्बम रेडी करी, पंजाब आया, एल्बम रेडी होगी, वीडियो शूट कर लिए, शूट करके फिर मैं वापस चला गया। फिर मैंने 5-6 महीने जॉब करी, इतने में वो एल्बम जो रेडी करी थी वो रिलीज़ हो गई। तो वो रिलीज़ हुई तो उस एल्बम में से फिर 1-2 गाने हिट हो गए। तो उसके बाद मेरे पास थोड़ा थोड़ा काम आना शुरू हो गया, लोग पहचानने लग गए काम। उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा इजी हो गया। उसके बाद 3rd एल्बम से तो बिल्कुल ही इजी हो गया जो उसके बाद थी। लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ कि बहुत, बिकॉज जब बाहर जाते हैं पंजाब के लोग या इंडियन इमिग्रेंट्स जब भी बाहर जाते हैं तो दोनों मिलके अगर काम कर रहे हैं, उसमें से ये डिसीजन लेना कि एक जाना काम नहीं करेगा और एक जाना घर चलाएगा, ये तो बहुत टफ ये है, बहुत टफ डिसीजन है। बहुत टफ है। और उसमें भी अगर आप पीछे हिस्ट्री हो के 2-3 अटेम्प्ट्स फेल हो चुके हैं। और सबसे बड़ा पंगा मतलब कि आपकी वाइफ कमा रही है और आप नहीं कमा रहे। और ये क्योंकि जिस हम सोच से जा रहे हैं, हम बोल देते हैं कि यार औरत मर्द बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो वो करे चाहे वो करे, व्हाट इज़ द डिफरेंस, है ना। अगर एक बंदा सोच रहा है, उसने अगर ये चीज़ सोची कि यार नहीं मेरे हस्बैंड के लिए मुझे लगता है कि इसमें टैलेंट है, ये कर सकता है ना। तो बहुत से लोग ऐसे मिलते थे जो हमारे फेस पे ही बोल देते थे कि अब कितनी देर इसके पैसे ये कमाएगी बेचारी, इसकी हेल्प कर, ये कर वो कर, है ना। मतलब मैं तो अभी कुछ बोलता नहीं था, मेरी नेचर तो वो तो लड़ पड़ती थी उनके साथ कि आपको क्या प्रॉब्लम है ना, दैट इज़ हमारा डिसीजन है ना ये वो। तो बट मैं कई बार सोचता हूँ, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला कि वही लोग होते हैं जो पहले शायद बोलते थे कि ये इसकी वाइफ काम कर रही है, ये वेला घूम रहा है, किसको तो मौज है ना। अब उल्टा बोल देते हैं, अब मुझे उसको बोल देते हैं कि अब ये काम कर रहा है, इसको तो मौज है, ये गिप्पी की वाइफ है, ये करती है, ये मौज फ्री घूमती है, अब उसको बोलने लग जाते हैं। मतलब वो लोग कभी भी आपकी ज़िंदगी में आप किसी को खुश करने के चक्कर में अपना टाइम मत बर्बाद करो कि यार कोई तीसरा बंदा खुश हो, वो नहीं खुश होगा आपसे। आपकी जॉब है कि आप अच्छा काम करो, आपकी अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। अब मैं पहले सोचता हूँ यार मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, फिर वो लोग हैं जो मेरे गाने सुन रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे चीज़ों की इतनी उनके बारे में सोचूं, या कोई ऐसे ही ये 10 आगे पीछे वाले लोग हैं जिनकी स्ट्रेस लूँ, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, जिन्होंने कभी खुश होना नहीं, कितनी कुछ भी नहीं अटेम्प्ट होना, कर लो, उन्होंने कुछ ना कुछ ढूंढना ही है। आपके साथ आपके टाइम पे जब आपने नए नए गाने लॉन्च किए थे, उस टाइम पे और भी बहुत सारे सिंगर्स आए थे। जी। मगर वो सारे सिंगर्स आज की डेट में इतने सक्सेसफुल नहीं हैं, 2-4 ही हैं जो आपके जितना सक्सेसफुल हैं, ग्रो कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने निकाल रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है, मतलब इसमें लक का कितना रोल है और हार्डवर्क का कितना? एक्चुअली क्या है कि देखो लक का भी बहुत रोल होता है, ये मैं मानता हूँ, ऐसे नहीं मैं बोलता कि लक नहीं कोई चीज़ है, लक बहुत बड़ी चीज़ है। बट उसके साथ मुझे लगता है कि एक जो पैशन है वो नहीं मरना चाहिए। मतलब मुझे आज भी है कि मैं अभी भी मेरी कोई फिल्म आती है, अभी ये चंदा चंदा नो पापा आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पहली फिल्म है। अच्छा, है ना। मैं इसके लिए इतना एफर्ट करता हूँ कि यार ये मेरी पहली फिल्म है, कि यार ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसमें ये ना हो जाए, इसमें वो ना हो जाए। जब हम इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं ना, यार मेरी फिल्म है तो चलेगी, अभी मैंने ये किया है, अभी मैंने वो किया है, ये फिल्म इतनी चलेगी, ये कैरियन जट्टा 100 करोड़ कर गई है, अब कौन है जो आसपास है, ये ऐसे। मतलब जब बंदा ये सोचने लग जाता है तब मुझे लगता है कि गड़बड़ है, तब यह बंदा रिलैक्स हो जाता है। यार ये ना, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप उस टाइम की बात कर रहे हो जिसको हम स्ट्रगल कह रहे थे, यार उस टाइम कोई टेंशन थोड़ी थी, ना कोई जानता था, ना कोई ट्रबल थी, ना कुछ लूज करने के लिए स्ट्रेस थी, ना कोई सर पे कर्जा था, ना कोई लोन था, कोई गाड़ी नहीं थी। एक गाड़ी ली थी पता नहीं $1500 की, $1500 की वो गाड़ी थी, ठीक है, पूरी की पूरी कैश गाड़ी थी हमारे पास, हमने 1500 कमा के दिया था ना घर था, रेंट पे रह रहे थे, किसी की स्ट्रेस नहीं थी कि 500-700 रुपये दे रहे हैं, वो निकालेगा तो कहीं और 500 दे देंगे। आज करोड़ों रुपए का लोगों के सर के ऊपर कर्जा होता है, नींद नहीं आती लोगों को, यार ये होना है वो होना है, तो वो चीज़ें तब थोड़ी थी। तो अब ज़्यादा जिम्मेवारी है इस टाइम पे, इतने लोग जुड़े हुए हैं, उनका दिल ना टूट जाए, कुछ गलत ना बोल जाऊँ, कुछ गलत ना कर दूँ। स्पेशली जब आप मूवीज़ में आ गए या आपके गाने जब चलते हैं तो हर अगले गाने और अगली मूवी पे एक नई स्ट्रगल है कि यार ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा। और अब तो आप देखो ना, आप करते कुछ हो, मान लो मैं फिल्में कर रहा हूँ,
फिल्म में जब मैं गाना गाता हूँ तो अब ये थोड़ी एक ये भी टैलेंट होना चाहिए कि इंस्टाग्राम पे फ़ोटो कैसे डालनी है, ये एक अलग से टैलेंट है। अगर आप उस चीज़ में वीक हो तो धर्म जी ने मुझे बोला एक बार, कहते बेटा जब मैं सुपरस्टार, कहते तब वो सुपरस्टार होता था, कहते जो कम दिखता था कि यार हमने देखा नहीं, कहते आज वो सुपरस्टार है जो कहता सारा चप्पल से लेके हर चीज़ की ऐड कर रहा है, ये पहनो, ये करो, वो करो, जो 24 घंटे दिखता है। आपने इधर देखा, अरे इधर भी वही है, इधर देखा, इधर भी वही है। कहते हमें कोई तो ऐसी चीज़ है, कहते पहले लोग सोचते थे कि धर्मेंद्र ऐसे बैठता होगा, वो ऐसे बात करता होगा। कहता आज किसी को पूछो ना कि ये कैसे बैठता है, कहता मैं बताता हूँ, कहता हर दूसरा बंदा उसकी एक्टिंग करके दिखा रहा है, चीज़ें करके, क्योंकि बचा ही नहीं कुछ, चीज़ें उल्टी हो गई है। वो सरप्राइज एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता था एक्सप्लोर करने का, कि वो जो ऐसे ना कैसे बैठता होगा, क्या खाता होगा। अब सबकी लाइफ इतनी, हाँ अब तो बहुत ईजी हो गई। बट क्या ये मतलब सेलिब्रिटीज के लिए भी एक स्ट्रेसफुल चीज होती है कि हमें अब सोशल मीडिया पे जाना ही है, पोस्ट डालनी पड़ेगी, स्टोरी भी नहीं डाली, पूरा दिन हो गया, ये एक स्ट्रेस। वो मैं बताता हूँ कि रीज़न क्या है कि अभी ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपनी चीज़ें प्रमोट करते हैं। मैं हमेशा कई बार मैंने ये चीज़ बोली है, तो जबकि ये मेरे हक़ में नहीं है, कि यार जो लोग कलाकार हैं, जो लोग क्रिएटर्स हैं, जो लोग हम मेरे जैसे हैं, या जो लोग पॉलिटिशियन हैं, यार इनकी जॉब है, इनका पैसा बन रहा है। आप लोग क्यों अपना सारा कुछ छोड़ के, अपनी जॉब में छोड़ के 24 घंटे इस पे बैठे हो? आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप कई बार वो कंटेंट देख रहे हो जिसका आपको मन भी नहीं है, और आपने बाद में क्या कहना होता है, क्या बकवास है, उसको देख ही क्यों रहे हैं हम, है ना? हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सो हम लोग तो अब मेरे को क्या ज़रूरी है, मेरी टीम बोलती है कि हमारी फिल्म आने वाली है, कि आप लोग सर आप एक्टिव नहीं रहोगे। मैं अगर 20 दिन पोस्ट नहीं डालता तो वो बोलते हैं जी आपके इंस्टा की रीच कम होगी, ठीक है, कि सर कहाँ हम ये इतने मिलियन पे बैठे थे, हम बहुत कम हो गए हैं सर, इसको बूस्ट कीजिए, हम इसको और 4 पोस्टें डालोगे तो ऐसे हो जाएगा, वो से हो जाएगा। तो फिर उनके अकॉर्डिंग हम वो चीज़ें करते हैं। अदरवाइज़ मेरा क्या मन होता है, मेरा बहुत मन होता है कि कहीं मैं वेला बैठा हूँ तो मैं किसी दिन इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ, मैं तैयार ना हूँ, मैं ऐसे ही बात करूँ, मैं ये करूँ कि मैं जो हूँ, है ना? बट कई बार उनके हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट ये भी शायद आज के टाइम पे वही बदलते समय के साथ बदलती चीज़ें हैं कि आज के टाइम पे एक एक्टर, एक सिंगर को ये वाले टैलेंट में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ज़रूरत बन गई है कनेक्टेड रहना, लोगों के साथ जुड़े हैं, पड़ी रही है, तो वो भी एक स्किल है शायद, क्योंकि अगर आपका एक फॉलोइंग बेस है तो आपकी एक एडवांटेज है, बिल्कुल स्ट्रेंथ है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेंथ। आपका गाना आज सोचा अगले दिन मिलियंस ऑफ लोगों को पता चल जाता है। बिल्कुल 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 वही है, स्ट्रेंथ है कि ये मैं मानता हूँ। एग्रीड। मैं वापस उस चीज़ पे आता हूँ जो गुंजन ने पूछी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने उसमें बड़ा अच्छा आंसर दिया कि मैं हर बार ये सोचता हूँ ये मेरी पहली मूवी है, ये मेरा पहला गाना है, उस लेवल की आप कमिटमेंट लेके आते हो। और ये मैं क्रिएटर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं मेंटोर करता हूँ, तो उनको भी यही कहता हूँ कि शुरू में एक चाह होता है ना, चाह मतलब वो क्रेज होता है कि नया वीडियो बना, नए नए इन्फ्लुएंसर बने, तो पूरा कमिटमेंट, पूरी पैशन होता है, लेकिन 2-4 साल बाद ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ थी। इसके अलावा क्या आपको लगता है एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सक्सेसफुल होना एक चीज़ है, सक्सेस को इतने साल सस्टेन करना ये हर कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल। ये देखो, मुझे तो यही लगता है कि देखो काम से ऊपर कुछ भी नहीं है। आज हम जहाँ पे भी जाते हैं, अगर 4 लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे पता है कि मैं तो वही लड़का हूँ जिसको कोई यहीं पे काम करता था, कोई नहीं पूछता था। ये मेरे को रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे काम को रिस्पेक्ट है ना? अगर उसके लिए मैं ईमानदार नहीं होऊंगा तो और कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी पूरी टीम आपके साथ जैसा मैं होऊंगा सब ने वैसे ही हो जाना है। सब आपको देख के फॉलो करते हैं कि यार ये कैसे हैं। कई लोग खुद इतने वो होते हैं तो उसकी टीम भी सुस्त हो जाती है ना? तो कई लोग एक्टिव होते हैं। मुझे कई लोग बोलते हैं, इवन मैं जब शूट पे जाता हूँ तो मुझे टाइम बहुत सोच के देते हैं वो, कि सुबह 7 बजे का टाइम है तो 7 का करना है, 8 का देना है, क्योंकि मैं बहुत टाइम पे होता हूँ। मुझे होता है कि यार कर लो, शूट कर लो। मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मुझे लगता है कि पैसे बहुत वेस्ट हो रहे हैं कि यार अगर 4 घंटे शूटिंग ही लेट स्टार्ट हो रही तो 300 बंदा खड़ा है, वो लंच कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, इक्विपमेंट खड़ा है, तो कितना पैसा वेस्ट हो रहा है ना? तो वो चीज़ें जितनी देर आप इसको मान के नहीं चलोगे कि यार ये सब मेरा है, आई हैव टू डू दैट, कि इस चीज़ के लिए 100% मुझे देना पड़ेगा, तब तक आप पॉसिबल नहीं। अब बाकी कोई नहीं है, बाकी तो सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है सर, कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ तक आए हैं, हाँ इसमें है कि किस्मत ने भी साथ दिया, भगवान ने साथ दिया,
और अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। कोई लोग नहीं ऐसे मिले कि आप अच्छे हो तो आगे भी कोई ऐसा नहीं मिलता मुझे लगता है। सबके साथ मैं ठीक हूँ तो सब मेरे भी अच्छे मिले हैं। कोई नहीं मिला जिसने बहुत टांगें खींची हों या बहुत ऐसे किया हो कि यार इसको पीछे कर दें, इसको हम आगे निकल जाएं। कोई नहीं है। जो आगे निकला है मेरे से वो सब टैलेंटेड ही होंगे, ज़्यादा टैलेंट वाले बंदे आगे निकल गए, है ना। ऐसे कोई नहीं निकला कि मेरे को खींच के कोई निकल गया आगे। बहुत खूबसूरत आइडियोलॉजी है ये आपकी। और जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर है वो भी यही कहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि एवरी डे इज डे वन। हाँ, हर दिन ये सोचो कि हमारे स्टार्टअप का पहला दिन है। बिल्कुल आगे निकल रहा है। तो गिप्पी भाजी ऐसी ट्रैजेक्टरी क्यों कॉमन है पंजाब इंडस्ट्री में, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में, जो कि बॉलीवुड में भी नहीं है, साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में भी नहीं है, कि सिंगर्स टर्न इनटू एक्टर्स? ये इधर ही क्यों ज़्यादा? नहीं, इधर ऐसा नहीं है। क्या है कि देखो, अगर हम पुराना ग्राफ उठा के देखें, पुराने तो ऐसे बहुत बॉलीवुड में भी बहुत सिंगर एक्टर थे सारे के सारे। पहले ऐसे ट्रेंड था शुरू में तो बहुत से थे। पंजाबी में क्या हुआ कि फिल्में बनती नहीं थी, पंजाबी में फिल्में बनती नहीं थी। तो मनमोहन सिंह जी ने जब शुरू किया, पहले एक आध फिल्म बनती थी पुराने टाइम पे, जब योगराज सिंह जी, कुकू गिलपा जी वो करते थे, है ना। तो उस टाइम फिर एक दौर आ गया कि बिल्कुल ही बंद होगी। वापस रिवाइव किया मन जी ने, तो हरभजन पाजी आए, हरभजन मान जी, तो उन्होंने फिल्में की। अब उनकी फिल्म साल में एक फिल्म आती थी, बट वो अच्छी फिल्में थी, बहुत चली फिल्में वो। उसके बाद जिमी शेरगिल आए, तो जिमी शेरगिल तो सिंगर थे नहीं, तो जिमी शेरगिल ने आके फिल्में की। इवन सोनू सूद जी ने भी फिल्में करी, एक दो पंजाबी फिल्में तब, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोई पंजाबी एक्टर मिल नहीं रहे थे। तो पंजाबी लोग पंजाबी सेलिब्रेट किसको जाके ऑडिशन दें, किसको कुछ, मतलब कुछ था नहीं आसपास। तो क्या हुआ कि जो डायरेक्टर्स थे जो फिल्में बना रहे थे, अब उनको दो दो तीन तीन फिल्में बनानी थी। वो सोचते थे कि यार हम भी एक फिल्म बनाएं, किसको लें। तो उन्होंने क्या किया, राइट अप्रोच क्या किया कि जो सेलिब्रिटी हिट थे कि यार ये सिंगर बहुत हिट है, ये सिंगर बहुत हिट है, कि लेट्स ट्राई हिम, कि हरभजन मान जी भी तो चल रहे हैं। उनको देख के वो अप्रोच करने लग गए। अब जैसे मैंने तो फिल्म करी थी मेल करा दे रब्बा, तो जिम्मी शेरगिल उस टाइम बड़े आर्टिस्ट थे, वो डायरेक्टर नवनीत जी अच्छे डायरेक्टर थे। तो मेरे को आके कहानी सुनाई, तो मैंने बोला कि कौन है भाई, तो सारी, क्योंकि जिम्मी मेरे दोस्त थे, काफ़ी टाइम से हम जानते थे एक दूसरे को। तो मुझे पता लगा कि यार ये कास्ट है, ये डायरेक्टर है। मुझे लगा यार फिल्म अच्छी होगी। मुझे बोलते कि यार ये ग्रे शेड है आपका थोड़ा, तो एंड में ऐसे ऐसे आप ये लड़की को छोड़ के चले जाते हो, तो ये माहौल है, आप करना चाहते हो। तो मुझे लगा यार ये सारे अच्छे ही हैं, अच्छा ही करेंगे कि लेट्स डू इट। मैंने बोला कि ठीक है, बट मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि मैं शोज़ बहुत रेगुलर करता था उस वक्त, गाने मेरे बहुत रेगुलर आते थे। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ शोज़। तो मैंने कहा कि मेरी छुट्टियों का इशू है। वो कहते हैं विल मैनेज। तो मैंने वो फिल्म कर ली। अब मुझे पता भी नहीं था कि ये फिल्म करने से क्या होने वाला है। तो वो फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी, उसमें मेरे 6 सीन थे, दिलजीत का एक था। तो लकीली वो फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, और सुपर डुपर हिट होने के बाद नेक्स्ट फिल्म हमें अप्रोच होगी जीने मेरा दिल लुटिया। तो अब जीने मेरा दिल लुटिया में उन्होंने मुझे साइन कर लिया, तो वो उन्होंने पहले किसी और को साइन कर लिया दूसरा। तो मेरी बात हुई जो डायरेक्टर थे, तो मैंने उनको बोला, मैं कि यार ये ना रोल बड़ा दूसरा एनर्जी वाला है, तो जो आपने बंदा चूज़ किया है वो थोड़ा सोबर लग रहा है। कहता भाजी आप क्या सोच रहे हो? मैं कहा यार दिलजीत को कर लो। तो ही सेट के भाजी हमारी दिलजीत भाजी से अभी बात नहीं हुई, कोई हमारे पास कांटेक्ट नहीं था। मैं कह यार मैं देता हूँ, आप बात कर लो। तो उन्होंने बात कर ली। तो उन्होंने उनको कॉल किया, तो दिलजीत का मुझे फ़ोन आया कि भाजी आपको पैसे क्या दे रहे हैं ये, कि मेरे को फ़ोन आया था ऐसे ऐसे ये वो। मैं कह यार मुझे ये दे रहे हैं। कहता भाजी मुझे तो ये भी नहीं दे रहे, इससे भी कम दे रहे हैं। मैं कह यार इनके पास इतने की पैसे हैं मुझे लगता है, क्योंकि फ़िल्म का बजट इतना ही है। मैं कहा मुझे फ़िल्म ठीक लग रही है दिलजीत, तुझे कैसे लग रहा है? कहता भाजी फ़िल्म तो मुझे भी ठीक लग रही है। मैं कहा यार मुझे लगता है कि हमें कर लेनी चाहिए, अगर हम दोनों इकट्ठे आएंगे तो शायद फ़िल्म निकल जाएगी, है ना। तो इस सेट के भाजी देख लो आप कैसे कहते हो। मैं कह यार मेरा तो मन है कि हम इकट्ठे करें, बाकी तू देख ले एक बार, तेरे टर्म कंडीशन अगर फिट बैठते हैं। मुझे याद है मैं कनाडा में था, तो मैं कनाडा से फ़्लाइट में बैठा, जब मैं लैंड किया दिल्ली, तो मुझे कॉल आया कि भाजी मैंने कर ली। दिलजीत का और डायरेक्टर का भी। तो कहते कहाँ पे हो? मैं कहा मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ। तो मैं रात को उसी दिन मेरे घर पे हम बैठे, हमने म्यूज़िक सेशन शुरू किया, फ़िल्म बनी। अब वो फिल्म इतनी हिट हो गई कि जो 2 आर्टिस्ट खड़े हुए वो सिंगर खड़े हो गए, 2 एक्टर। तो अब अगर आप पंजाबी इंडस्ट्री की नॉर्मल बात करते हो, तो पहले आप शुरू कर लेते हो कौन है, बोलता है कि यार गिप्पी, दिलजीत, ऐसे शुरू हो जाता है। तो लगता है कि यार ये तो सिंगर है, तब माइंड सेट ऐसे है, ऐसे नहीं है। उसके बाद भी हमारे देव है,
वो अच्छा एक्टर है तो वो सिंगर नहीं है, और भी नए लड़के आ रहे हैं, है ना, तो वो अच्छे अच्छे एक्टर और भी बहुत हैं, बट ऐसा है कि शुरू शुरू में ये पॉपुलर हो गया। और ऐसा नहीं है, कम से कम 50 सिंगरों की फिल्में आई हैं, तो है चले 4-5 ही है, है ना, तो वो 4-5 ऐसे नहीं है कि हर सिंगर की फिल्म चल जाती है। हर सिंगर एक्टिंग कर नहीं सकता। हाँ, तो वो आपकी movies एक्टिंग हर देख के सिंगर ऐसे एक्टिंग नहीं करता कि ये मेरी पहली मूवी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बहुत सी फिल्में आई जो नहीं भी चली सिंगरों की, है ना, एफर्ट कईयों ने करी भी बहुत अच्छी, तो कई फिल्में भी कई बार वही कि फिट नहीं बैठती चीज़, लक नहीं बैठता, कई बार कई एक्टर भी अच्छे होते हैं, आगे फिल्म सही नहीं बनती, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। मुझे लगता है कैरी ऑन जट्टा एक ऐसी मूवी थी जिसके बाद एक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक रिवाइवल मिल गया। जी। उसके बाद वो एक अलग मुकाम पे ले गई, क्योंकि अदरवाइज एज यू सेड कि थोड़ी सी डाइंग इंडस्ट्री बिल्कुल बन चुकी बिल्कुल थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद लोगों का क्रेज वापस आया कि अब नेक्स्ट मूवी कौन सी आ रही क्योंकि है। एक्चुअली क्या था कि एक ऐसी फिल्म होनी चाहिए थी जो नॉन पंजाबी लोगों को भी हिट करती, कि यार है सिनेमा है ना, क्योंकि जैसे हम मराठी सिनेमा की बात करें तो हमें एक भी फिल्म का नहीं पता था, जब सायराट आई तो सबको पता चल गया कि यार उनकी फिल्में आ रही हैं, है ना, बहुत सी ऐसे साउथ की फिल्में हैं, जब हमने एक फिल्म हिट करती है ना, तो वैसे कैरी ऑन जट्टा ने ऐसे था कि वो चली तो चली, फिल्म अच्छी थी और उसने शोर शराबा बहुत कर दिया। उसके चक्कर में बहुत से मुझे लोग ऐसे मिलते हैं आज भी कि यार हमने आपकी फ़िल्म देखी पाजी, मैं कल बस में आ रहा था, कल किसी ने बोला कि ये पता नहीं 2013-14 की बात है, जब फिल्म आई 12 में, कि मैं बस में आ रहा था दिल्ली से, तो रास्ते में फ़िल्म चल रही थी, मैंने आधी देखी क्योंकि इन बिटवीन लगी थी, कहता मुझे नाम नहीं पता था, पीछे चल रहा था कैरी ऑन क्योंकि वह इन बिटवीन से शुरू हुई, कहता मैं उतर के दिल्ली हर जगह पे पूछूं कि यार ये कौन सी फिल्म है, कौन सी डीवीडी, कहता मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी डीवीडी लेने के लिए, फिर मैंने वो फिल्म देखी, कहता उसके बाद मैंने हज़ारों लोगों को वो दिखाई कि यार देखो वो फिल्म ऐसे घूमी बहुत ज़्यादा, है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत वर्ड ऑफ माउथ से चली है। वो फ़र्क था। अच्छा, मैं एक ऑफ द टॉपिक पूछ रही हूँ, आपको जब हम मूवीज में देखते हैं तो देखते ही हंसी आ जाती है जी। आपके कॉमिक रोल्स होते जी, हैं जी, और जी। पहला वर्ड निकलता है आपके मुंह से और लगता है फन होने वाला है, मजा आने वाला है। रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हो? नहीं, मैं थोड़ा बातें करने वाला हूँ और मैं खुश रहता हूँ, ऐसे नहीं हूँ, बट ऐसे नॉर्मली मेरे सर्कल में या कुछ कहीं पे भी तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत बोलता हूँ, तो ये मेरी रूटीन है। और मुझे लगता है कि यार दुनिया में बोलने ही तो आए हैं, है ना, तो एंजॉय करने आए हैं, फ़न करने आए हैं, हैप्पी रहना चाहिए, है ना, बट मैं ऐसा नहीं बोलता कि किसी को ज़्यादा बुरा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ फ़न मस्ती बहुत करता हूँ, अपनी फैमिली सबके साथ। अच्छा, मतलब ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही? हाँ, हूँ मैं ऐसा। हाँ मूवीज की बात हो रही है तो आपकी मूवी का ट्रेलर देखा, बहुत मजा आया, शानदार। तो एक शेफ अपनी रेसिपी के बारे में बेस्ट बता सकता है, राइट? तो क्या है इस मूवी में, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली बाजी क्या है कि ये ना टॉपिक तो आम सा है, हम सबकी ज़िंदगी का है, आपकी ज़िंदगी का है, मेरी ज़िंदगी का है, क्योंकि हम जब बड़े हुए हैं तो माँ बाप की मार खा के बड़े हुए हैं सब के सब, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ही ऐसे है, घर पे थप्पड़ वप्पड़ तो ऐसे ही लग ही जाता है सबको, है ना। तो अभी का फॉर्मेट क्या हो गया कि अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भी स्कूल्स में पहले क्या होता था कि बच्चे को स्कूल लेके जाते थे और प्रिंसिपल कुछ बोलने लगता था तो पहले ही पेरेंट्स बोलने लगते, मारो जी इसको बंदा बनाओ, इसको इनू पढ़ाओ जी पूरा टका के, है ना, कुट्टे हो इनू, ये करो वो करो। तो अभी उल्टा हो गया है, अभी बच्चा भी आके घर पे कई बार बोल देता है कि मेरे टीचर ने मारा, तो हम चले जाते हैं कि आपने मारा क्यों, नहीं आप समझा क्यों नहीं सकते थे, आपने मारा क्यों, ये बहुत है। तो बाहरले कंट्रीज़ में क्या है कि अगर पेरेंट्स भी मार देते हैं, उनको स्कूल में जेनुअनली बच्चों को डेली पूछते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स या आपको कोई डांटे तो आपने आके हमें बताना है या आपने 911 डायल करना है, पुलिस बुलानी है। तो कई बच्चे वहाँ पे कर देते हैं, अपने पंजाबी कम्युनिटी में भी बहुत से इंडियन बच्चे भी। तो ये चीज़ एक टॉपिक बड़ा यूनिवर्सल था, तो मुझे जब सुनाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या जो हमारे माँ बाप थे उन्होंने हमें मार मार के पढ़ाया वो गलत था या वो सही था? ठीक है, क्या जो अब हम बच्चों को नहीं मारते या मारते हैं ये ठीक है या गलत है? बच्चों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पेरेंट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो दोनों मर्ज होके हमने इसमें दिखाए हैं कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिल्म देखने के बाद बच्चों के और पेरेंट्स के बीच जो कई बार एक
छोटा सा एक डर का रिश्ता बन जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा, उनकी दोस्ती हो जाएगी। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में माँ बाप की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डर नहीं, है ना, कि यार मेरे डैड ने ऐसे बोल दिया है मैं ये करूँगा, ठीक है, ना कि ये कि मेरे डैड ने ऐसे बोल दिया मुझे डर लग रहा है, मुझे करना पड़ेगा। हाँ मुझे करना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। कम से कम वो एक्सप्लेन तो कर सके, क्योंकि कई बच्चे क्या है कि कई बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, मान लो मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, बट मेरे माँ बाप मुझे इतना डराया हुआ है, जहाँ मारते हैं, मुझे डर है कि अगर मैं बोलूँगा ना कि मुझे म्यूज़िक सीखना है तो मुझे पीट देंगे, इस डर में मैं बोल ही नहीं रहा। कम से कम मैं अपनी फीलिंग उनको बता तो पाऊँ ना कि मम्मी मेरा मन है कि मैं ये करूँ और मुझे ये अच्छा लगता है, आप मुझे सुनो, मैं गा के सुनाता हूँ आपको, आप ये करो, आप वो करो, तो वो चीज़ हो। तो एक वैसी फिल्म है, इट्स सोशल कॉमेडी, मतलब लाइक 3 इडियट वाला जोन है ना, वो जोन है। जैसे उसमें था, अब उन्होंने ये तो बोला नहीं कि पढ़ाई ख़राब है ना, बट उन्होंने बोला कि तरीके समटाइम डिफरेंट होते हैं, है ना, वो है। पर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक पे आज तक कभी कोई मूवी बनी नहीं, कोई बनी नहीं मूवी, हाँ जी, कोई बनी हर नहीं। घर का पार्ट है, लेकिन किसी हाँ, ने टच नहीं किया। घर का पार्ट है। और मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मैं लाइफ कोच हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि मैंने अपने फादर से 5 साल से बात नहीं करी, या फिर हग ही नहीं किया कभी फादर को। ये तो बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको बताऊं, बच्चे बाप को प्यार करते हैं, बाप बच्चों को प्यार करता है, और आपके 5-5 4-4 साल निकल जाते हैं, बाप और बेटे में हग नहीं होती जब वो बड़े हो जाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हाँ होते। एक्सप्रेसिव नहीं। तो मेरा ना जो बड़ा बेटा है तो ही 16, तो मैंने उसको एक ही बात बोली है, मैंने कहा कि देख मैं तेरे से कुछ और तो मांग नहीं रहा, मैं क्या, मुझे ये चाहिए कि अगर ये दोनों छिंदा और गुरबाज छोटे वाले मुझे दिन में 10 बार हग करते हैं, तो इनसे ज़्यादा मुझे हग कर। तो कल परसों मैं एक ऐसे ही बैठा बात कर रहा था किसी इंटरव्यू में, तो बात करते करते मेरे साथ छिंदा बैठा था, तो छिंदे ने, मैंने यही बात डिस्कस करी है ऐसे ना, तो छिंदे ने मुझे बोला कि आपको पापा पता नहीं है कि मेरे बड़े बेटे का नाम एकम है। वो कहता पापा एकम वीर जी के फ़ोन के ऊपर अलार्म लगा हुआ है, तो वो शाम को 7:30 बजे 9 बजे ऐसे अलार्म बजता है, तो उस पर लिखा होता है गो हग पापा। वो कहता है कि वो उसको ऐसे है कि मैं कहीं भूल ना जाऊं कि पापा को ऐसे ऑड लगे, एंड वो उठता है तो आगे मुझे हग करता है। तो मैंने उसको सिर्फ इसलिए ये चीज़ कही, मैं क्या है ना, एकम ये जो अभी तेरा पीरियड है ना, ये 4-5 साल नेक्स्ट, ये एक वो पीरियड है जिसमें तू बहुत बिजी होने वाला है, और इसमें हम में डिस्टेंस आ सकता है इस पीरियड में, क्योंकि अब जब चिंदा इज़ लाइक वो बच्चा है अभी बिल्कुल ही छोटा, उसका माइंडसेट वैसा है, उसको उसका पापा है वैसे, तो अब एकम मैच्योर होने लग गया है, तो अब उसकी बातें भी ऐसे होने लगी हैं कि चौके यार, है ना, कि चल आई नो, है ना, वो चीज़। तो मैंने उसको बोला कि यार वो सब ठीक है, बाप बेटे वाला वो रिश्ता नहीं निकलना चाहिए, है ना, वो मुझे चाहिए क्योंकि मेरे लिए तो वही है ना, ठीक है। तो अब वो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा ध्यान शुरू से रखना चाहिए, वो समझता है इन सब बातों को। हाँ, क्योंकि हाँ। आप जब ये सब उसको बोल रहे हो, आप एक अलग लेवल Father से, zone से। फादर नहीं, जोन वो से बोल रहे हो। अंडरस्टैंड करता है, मैं उसको दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो ये थप्पड़ वाली भी चीज़ है ना, जब हम डांट के बच्चे को कोई चीज़ समझाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो ये गिलास टूट गया मेरे बेटे से, तो मैं आया, मैंने उसको थप्पड़ मारा कि गिलास क्यों तोड़ा, वो कहता पापा सॉरी, चैप्टर ख़त्म। बट अब मैंने उसको सिर्फ डराया है कि ये गिलास तोड़ा, इसके लिए तेरे को थप्पड़ पड़ गया। अब उसके मन में ये चीज़ आ गई कि कोई चीज़ टूटेगी तो मुझे थप्पड़ पड़ेगा। मुझे उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि बेटा ये गिलास क्यों तोड़ दिया, पैसों का नुकसान है, तो थोड़ा देख के, हमारे घर में चीज़ें पड़ी हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ ऐसे भागम दौड़ी ना करें ये हो जाए। उसमें अब उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे, पापा मैंने कौन सा जानबूझ के तोड़ा है, मैंने ये किया। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, टाइम लोगों के पास है नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। वो टाइम बचाने के चक्कर में सबसे ईजी फॉर्मेट है थप्पड़ वाला, शॉर्टकट, है ना। तो अब वही चीज़, जैसे आपने बोला कि आप एकम को समझाते हो, मेरा माइंडसेट है, तो मैं उससे दोनों बातें करता हूँ। मैं कहा कि मैं जब तेरी पोजीशन का था तो मुझे लगता था कि आई नो कि आई लव माई पापा, तो अगर मैं एक दिन नहीं भी मिल पाया, जब भी नहीं भी पाई, नहीं गया वो 2 मिनट बातें नहीं की, तो उसमें मेरा प्यार थोड़ी कम हो गया। मैं कहा बट मेरे पापा क्या सोच रहे थे मुझे पता नहीं था। मैं कहा मैं पापा हूँ, नाउ आई अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ माई पापा, है ना। वो कहते हैं कि कहता जब तक मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरा बाप है ना वो गलत है, वो जो सोच रहा है वो गलत है। कहता जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि मेरा बाप सही था,
उस दिन मेरा बेटा मुझे गलत समझने लग गया। ये एक जनरेशन गैप है, वो चलता रहता है। तो मैं उसको ये पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो बच्चे कैसे हैं, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, आज की डेट में कोई वो नहीं है ना। बट मैं अपनी जॉब 100% करने की कोशिश करता हूँ कि यार वो चीज़ें ना हो जिनका डर होता है वो, पर उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए हमें। बच्चों के साथ फ्रेंडली हो, बातें करो, मजाक करो, वो चीज़ें। कुछ एफर्ट्स करते हो आप इस जनरेशन गैप को कम करने के? मैं बहुत करता हूँ, मैं जैसे बहुत करता हूँ, मतलब रेगुलरली। कि मैं देखो, मैं अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हूँ, बट ऐसे नहीं है कि मेरा उनके साथ कोई दायरा नहीं है कि यार कि ये चीज़ ऐसे नहीं। कोई उन्होंने जेन्युइन चीज़ बतानी है तो दे कैन डिस्कस इट विद मी, है ना। वो मेरे साथ बात कर सकते हैं, मेरे साथ बैठते हैं। और मैं रेगुलरली उनके साथ जब भी मैं होता हूँ तो मैं जाके उनके साथ बैठता हूँ, फ़ोन साइड पे रख के। उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे पल्ले भी नहीं पड़ती और मुझे लगता होता है कि ये बातें बकवास है जो मुझे लगता है। मैं सिर्फ इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार बहुत सी मेरी बातें भी ऐसी हैं जो इनको लगती होंगी बकवास है, तो ये भी तो बैठेंगे ना मेरे पास। वो मेरी बातें मुझे लगता है कि अगर मैंने सुनानी है तो मुझे सुननी भी पड़ेंगी, क्योंकि अगर वो दे आर टॉकिंग अबाउट अ कार्टून कैरेक्टर कि पापा यू नो दिस इज़ व्हाट, तो वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं। बट फिर मैं समझता हूँ, बट फिर मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मेरा सिर्फ टाइम देना नहीं, मुझे वो कार्टून कैरेक्टर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। वाओ, ब्यूटीफुल। कि मुझे भी ये अच्छा लगता है और मैंने उनको अपनी उन चीज़ों को अच्छा लगने खुद को लगा लिया कि क्योंकि मैं उनके जोन से बाहर नहीं जाना चाहता। वट एवर दे लाइक, चिंदा बास्केटबॉल खेलता है, मैंने ज़िंदगी में बास्केटबॉल कभी वो नहीं थी। अब मैं सिर्फ बास्केटबॉल ही देखता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, फन करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इनकी चीज़ों में अगर मैं अटैच नहीं होऊंगा तो मैं तो बाहर निकल जाऊँगा उनसे, है ना। तो वो चीज़ें अब वो साथ में आपको चलना पड़ेगा उनके। और शायद अगर वो नकली अटैचमेंट शो करेंगे ना, जैसे नहीं आप तो बोलोगे वो नहीं हो सिर्फ पाएगी, तो वो समझ में नहीं वो हो पाएगी, नहीं हो क्योंकि पाएगी। आप इन्वॉल्व ही नहीं हो पाओगे। अब जैसे वो उनके क्वेश्चन होते हैं तो अब मेरे बहुत से क्वेश्चन होते हैं उनके साथ, ये कैसे, मतलब ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तेरा इनमें, मतलब तू कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। वो मुझे एक्सप्लेन करता है चीज़ें, मुझे समझाता है, एंड आई एम ट्राइंग टू लिसन टू हिम कि यार ये क्या चीज़ है, क्या है ना। तो फिर वो उसको पता लगता है कि के डैड जेन्युइनली इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज़ में, जो उनके क्वेश्चन है वो वैलिड है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बात कितनी भी बकवास हो उसमें इमोशन बहुत खास है, जो अगर आपका इमोशन रिलेशन नहीं है है बहुत सर, खास है। बात में इमोशन नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। Yes. और ये जो जनरेशन गैप आप घर पे खत्म करते हो, इस मूवी के थ्रू अब आप लाखों करोड़ों बिल्कुल। घरों में खत्म कर रहे हो। मैंने बहुत सर बड़ा पहले cause है। भी जब हमने अरदास करा, एक फिल्म बनाई थी अरदास, फिर अरदास बहुत करा, शानदार movie। हाँ, तो उसमें भी इवन अभी उसका 3rd पार्ट आ रहा है, अरदास सरबद्दे भले दी। अच्छा। फिर उसमें भी मेरे को हमेशा होता है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, हम फिल्में बनाते ही हैं, कॉमेडी बनाते हैं, एक्शन बनाते हैं, वो सब चीज़ें चलती हैं। बीच में हर साल एक आध फिल्म ऐसी आ जाए कि जिससे लोग बोलें कि यार हाँ ये ठीक काम है, ये भी करना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला, मतलब गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाली वो चीज़ देना है। पड़ेगा जी आपको। अगर आपकी और शिंदे की ऑन स्क्रीन, मतलब जब सेट पे होते हो वहाँ पे केमिस्ट्री कैसी होती है? ऐसी रहती है, ऐसी रहती है नॉर्मली, बिल्कुल ही। वो बहुत क्योंकि एक चीज़ का मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि आज की जनरेशन में एक अच्छी चीज़ है वो, पहले में थोड़ी गलती हमारी भी होती थी, हम बच्चों को शुरू में झूठ सिखाने लग जाते थे कि कहीं गए हैं, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी कि तूने ऐसे ही बोल देना है कि बहुत अच्छी थी अंकल, बहुत वो थी, है ना। अब तो वो कहीं जाके आप कुछ खाते भी हैं बच्चे, है ना, उनको नहीं अच्छा लगा तो वो रख देंगे, होंगे लो बेटा कहते नहीं अंकल मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब वो बोल देते हैं ना कि मैनू ਵਧੀਆ नहीं लग्या जी, है ना, कि मैनू टेस्ट नहीं पसंद आया, मैनू आ चीज़ नहीं आई, है ना। सो फॉर्मैलिटी बच्चों के ਵਿੱਚ बहुत कम है, फॉर्मैलिटीज़ वो नहीं करते हैं आज के बच्चे, एंड दैट इज़ गुड मुझे लगता है। तो शूट पे मेरे साथ तो सेम लाइक वैसे ही है। मतलब एक सीन था, मुझे याद है कि वो सीन कर रहा था उस दिन, मैं था नहीं शॉट पे, तो मैं लेट आया, तो जब उसको पता चला कि मैं आया हूँ तो वो ऑलमोस्ट सीन ख़त्म होने वाला था, तो उसने डायरेक्टर साहब को बोला कि मैं पापा के पास जाके हूँ, 2 मिनट मुझे दो। तो वो आया फुल स्पीड, कहता पापा सीन हो रहा है, तो कि डायरेक्टर पाजी बोल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, एंड जो नरेश जी हैं जो राइटर हैं हमारे, वो भी बोल रहे हैं कि ठीक है। कहता बट मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। अच्छा। मैं कहता तुझे क्यों नहीं लगता कि वो ठीक है? कहता वो ना उस सीन में मैं, जो मेरे साथ वाला बच्चा है उसको कोई चीज़ समझा रहा हूँ कि बेट देख, जो जब पेरेंट्स मारते हैं कि मार खाना, तेरे इतने छोटे बच्चे को मार पड़े, वो चीज़ सही नहीं है। कहता बट मुझे एक्चुअली अभी तक खुद ही समझ नहीं है उस सीन की कि मैं उसको क्या समझा रहा हूँ। ओह। कहता बट जो सर बोल रहे हैं मैं वैसे
इमोशंस दे के वो चीज़ कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर मुझे वो समझ आ जाएगा कि मैं उसको क्या समझा रहा हूँ, तो फिर मैं शायद उसको और बेटर समझा सकता हूँ कि मुझे अभी वो समझ नहीं आ रही। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने बोला भाजी, कहते हैं हाँ भाजी हमने 1-2 बार ट्राई किया, इसको वो समझ नहीं लगी, तो हमें लगा कि हम इसको बता बता के ये चीज़ करा लें कि ये ऐसे कर रहा है। तो कहते हैं वैसे हमें ठीक लग रहा है। मैं कहा भाजी एक बार मैं इसको कई चीज़ें शायद किसी से नहीं समझाई जाती, तो मैंने उसको प्रॉपर समझाया कि ये चीज़ है। तो उसमें लगे 20 मिनट हर चीज़ बताने में कि ये अब सेम चीज़ उसके भी क्वेश्चन आ गए कि फिर मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला इसको, फिर मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बट वो उसके 20 मिनट के बाद जब वो उसने सीन किया तो वो इतना अच्छा सीन हुआ कि मतलब सब ने क्लैपिंग करी कि यार ये सीन हुआ अभी, है ना। तो वो क्या था कि उसको खुद ही समझ नहीं थी। अब मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, अब मुझे ही प्रॉपर समझ नहीं है, मैंने पीछे से पूछ के बता दी कि बस ये बोल दो, है ना। तो वो एक जो अंदर से निकलती है चीज़ वो आ ही नहीं रही थी, है ना। तो वो चीज़ तो वो बता देता है। उसने उनको भी यही बोला कि मैं कहता सर मुझे समझ नहीं लग रही, बट जहाँ फिर आप मुझे ऐसे ऐसे बोल दो फिर मैं वैसे वैसे कर देता हूँ, है ना। तो वो जैसे बता रहे थे वो वैसे कर रहा था। गिरी भाई, हमने बीच में रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट की बात करी, जैसे ये मूवी भी है, लेकिन एक ट्रेंड हम ये भी बहुत नॉर्मल देखते हैं कि बहुत सारे पंजाबी गानों में अल्कोहल, दारू आएगी, हथियार आएंगे, गन्स आएंगे, गन कल्चर आएगा, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म आएगा। तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी क्रिएट कर रहा है? देखिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि देखिए 2-3-4 तरीके की चीज़ें आती हैं। एक तो आती है कि एंटरटेनमेंट वाला सिनेमा। अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैं शराब नहीं पीता, मैं कोई नशा नहीं करता, मैंने अपनी लाइफ में आज तक नशा टेस्ट ही नहीं किया। इवन कि कहीं मैं एक बार मुझे याद है मेरे दांत ये करवाने थे, कुछ दांत टूट गया था मेरा, तो ये करवाना था, तो डॉक्टर ने ना मुझे वो एंथीसिया जो लगाते हैं वो लगा दिया। तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार नशा लगाया था, मैं इतना टल्ली हो गया उसके साथ, मुझे पता ही ना चले कि क्या हो रहा है। तो मतलब वो कहता कि मैंने तो छोटी सी डोज दी थी, है ना। मैंने कभी ली नहीं, है ना। तो मैं कभी वो सर दर्द वाली वो दवाई भी लेता हूँ, तो मैं कई बार घूम जाता हूँ उसके साथ भी, है ना। तो अब मैंने मेरे आसपास जब मैं पढ़ता था सभी शराब पीने वाले बंदे थे। मेरा जो रूममेट थे तो मतलब ऐसे थे, एक इधर इधर, हम 3 लोग थे। वो इधर वाला भी सिगरेट लगाता था, इधर वाला भी, मैं सेंटर में होता था, दोनों तरफ सिगरेट चल रही होती थी पूरा जितनी देर हमारी बातें चल रही हैं, है ना। बट मैं नहीं लगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, जो पंजाबी कल्चर है या पंजाबी जो गाने हैं जो शुरू से ही चलते आए हैं, ठीक है, उनमें भी बहुत मारदार थी, उनमें भी बंदूखां का जिक्र सी, क्योंकि पंजाबी कल्चर भी है, ठीक है। शुरू जो हमने अपने चाचे ताए देखे हैं, 12 बोर की बंदूक उनके पास होती थी, है ना। वो नॉर्मल, वो खेतों में जाना, ये चीज़ करनी, वो नॉर्मल था पंजाब में, ठीक है। बट हाँ, जो अभी बीच में थोड़ा कुछ आया, ये जो हम बोल रहे हैं कि कल्चर, ये कुछ नया आया, है ना, ऐसा नहीं था। बट हाँ, शराब शुरू तक जो चीज़ें थी वो नॉर्मल थी। अब कई बार क्या है कि कई गानों में और नशे भी बोलते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। बट ऐसा नहीं है कि गानों के साथ ये चीज़ हो जाए या गानों के साथ ऐसा माइंड सेट आपका हो जाए। फ़न है, एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट है। बट मुझे लगता है कि मोस्टली जितने ठीक ठीक गायक हैं, जिनका जो अच्छे गायक हैं सब के सब, उनके गाने ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये शोर शराबे, रादर देन के कुछ रेयर जो गाते ही वैसे हैं, तो उनका तो छोड़ दो उनको। बस एक फ़र्क है, पहले के ज़माने में गाना आया, गाना सुना लोगों ने, एक लेवल तक था, क्योंकि आज एक्सेस इतना है, सोशल मीडिया, रील्स, तो वो रिपीटेड इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, रिपीटेड इन्फ्लुएंस भी होता है, और एक चीज़ और भी हो जाती है कि पहले वीडियो नहीं था, अभी वीडियो भी है, ठीक है। हाँ, वो चीज़ आई कैन एग्री। तो जो देखते हैं फिर लोग उसको मिमिक करते हैं, वो करते हैं। इवन के अब क्या होता है कि जब हम कई बार फिल्म करते हैं, जैसे कैरी ऑन जट्टा है, तो अब कैरी ऑन जट्टा की बात कर लेते हैं, तो उसमें एक सीन है, वो तीनों कैरी ऑन जट्टा में है। तो डुल्ल की तेरे वीर थे, वो कहना कुड़ी, कहना नहीं शराब, है ना। तो मैं और को गीपा जी वो बोतल पड़ी है ना, वो गिरती है ना, तो वो बोलते हैं, कई बार लोगों ने बोला कि वो यार शराब का सीन है। अब वो सीन की नेसेसिटी थी, है ना। अब वो कैरेक्टर्स हैं। अब अगर मैं देवदास, अगर देवदास का रोल कर रहा है तो वो शराब पी रहा है, या फिल्में बना रहे हैं तो वो वैसे चीज़ है। अब एक्शन फिल्म की जब बात होती है, हमने वार्निंग बनाई अभी पीछे, तो अब उसमें गन वन चल रही है, वो सब है। तो अब मैं बोलता हूँ कि यार अब पठान में कितनी गोलियाँ चली, इतनी बड़ी फिल्म है, अब वो भी उसकी पंजाब की कलेक्शन भी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अब वार्निंग हमने बनाई है, तो अब ये तो नहीं है कि हम सिर्फ, अब अगर या तो क्या है कि जो गाना है
वो गाना ऐसे हो कि हमारे गाने ऐसे नहीं बने, या हिंदी गाने की रीच ना हो पंजाब तक। अब हिंदी गाने की रीच तो पूरी हिंदुस्तान में है, तो वो पंजाब के गाने से पहले वो हिंदी गाने बंद होने चाहिए जिनकी रीच सबसे ज़्यादा है। और एक बार और भी मैं बताऊं, पंजाब के गाने में ये चीज़ें होती हैं, बस हिंदी गाने में तो वल्गर बहुत वर्ड होते हैं, और शूट भी कई बार इतना गंदा होता है, मतलब वल्गैरिटी वाला, वो तो हमारा इतना शूट नहीं होता कभी किसी का। सो वो चीज़ें बहुत है। तो इवन के कई बार सेंसर में भी हमारे साथ होता है, हमारे छोटे से एक्शन के ऊपर हमें कई बार अडल्ट मिलता है। जैसे वार्निंग फिल्म थी, उस पर हमें अडल्ट सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। तो वार्निंग फिल्म में कोई भी कोई वल्गैरिटी वाला सीन नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, हाँ एक्शन की वजह से मिला। तो जब मैं देखता हूँ कि साउथ वालों का एक्शन तो मैं देखता हूँ, मैं यार गले ही कट रहे हैं, तकड़ 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 तकड़, इसको अडल्ट नहीं मिला, हमें कैसे अडल्ट मिल गया, अडल्ट है ना। तो हमें अडल्ट मिल जाता है, कहते हैं नहीं नहीं जी पंजाब में ऐसे करते हैं, तो उस चीज़ को हाईलाइट भी ज़्यादा किया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत से सिंगर हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आपको बोलें कि यार एक पंजाब का सिंगर है कि आपने उसकी इंटरव्यू करनी है, कमाल ही गाता है, आप बोलो कि उसका क्या नाम है, कहते हैं उसका नाम नहीं है, कोई उसको जानता नहीं है, तो आप भी उसको पॉडकास्ट में नहीं बिठाओगे क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है। पंजाबी इंडस्ट्री एक वो है जिसने एक पूरी टेंशन क्रिएट कर रखी है पूरे दुनिया में, ठीक है। हर यार बिलबोर्ड तक पहुंच गए हमारे कलाकार, हमारे पंजाबी आर्टिस्ट, हर दूसरा गाना वहाँ पे पहुंचा पड़ा है। कोई इधर है, कोई शो सोल्ड आउट कर रहा है, फिल्में 100 करोड़ क्रॉस करने लग गई, ये कलाकार हिट हो गया, वो कलाकार हिट हो गया। बॉम्बे में जाके देखो, ये बादशाह, हनी सिंह, ये वो, अभी दिलजीत फिल्में में भी आ गए। तो वो कह रहे थे, मतलब इतना शोर शराबा हो गया। तो अब टारगेट बनाने के लिए आपने अगर अपनी बात को हाईलाइट करना है तो आपको बड़ा कुछ पकड़ना पड़ेगा। तो पंजाबी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पूरी की पूरी, और पंजाबियों के पीछे वैसे ही बहुत पड़ते हैं भाजी। सबको ऐसे है कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो कोई ना कोई पंजाबी पकड़ लो, हम ये ट्रेंडिंग में ही चलते हैं। जो चीज़ ज़्यादा चमकेगी वो सबको नजर आएगी। वो सबको नजर आएगी। बिल्कुल। मुझे लगता है क्योंकि पंजाबियों के ब्लड में प्राइड है जी, हमें बहुत गर्व है हर चीज़ का, और हम लाउड हैं, वोकल हैं, तो जब सीन की रिक्वायरमेंट है तब तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम क्योंकि हम हर चीज को प्राउड फील करते हैं, तो कई बार हम मारने काटने पे प्राउड फील कर लेते हैं गानों में। एक्चुअली क्या है भाजी, देखो सब चीज़ें, और दूसरा क्या है कि हर चीज़ को बोल देते हैं कि यार आप लोग तो बड़े कपड़े इतने शोशे वाले पहनते हो, गाड़ियाँ तो यार तुम्हारे थोड़ी पैसे हैं, कमाए हैं, चोरी थोड़ी की है, धक्का थोड़ी मारे है ना, अपनी मेहनत से की है। और देखा ही आप लोगों ने कहाँ से चले हैं, देसी डुप्लीकेट चीज़ें पहनते पहनते, सब चीज़ें करते 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 यहाँ तक आए हैं, स्ट्रगल करते आए हैं, है ना। हम वो चीज़, तो वो जो चीज़ें कई बार वो चीज़ें नहीं हजम होती है ना लोगों को। क्योंकि पाजी आपने अभी नाम लिया हनी पाजी का और बादशाह पाजी का, सो आपने दोनों के साथ काम किया है। ऑस्कर एक शानदार गाना, अंग्रेजी बीट शानदार, अब शायद एक और बादशाह पाजी के साथ आ रहा है। कैसा एक्सपीरियंस था दोनों के साथ, क्योंकि दोनों अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी। दोनों बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, दोनों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और दोनों के साथ दोस्ती है, दोनों के साथ गाने आ रहे हैं, पहले भी किए हैं। तो क्या डिफरेंस, मैं मतलब किसी भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, बट नेचर वाइज या काम करने के तरीके के वाइज क्या अलग क्या है दोनों में? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है मुझे। हमेशा लगता है कि जो बादशाह है, बादशाह हमेशा थोड़ा रिलैक्स है भाजी, ओके, मतलब ऐसे है ना, डन है भाजी, ये करेंगे वो करेंगे। हनी थोड़ा वो है, थोड़ा अग्रेसिव है ना, भाजी चक देंगे भाजी, ये हो जाएगा वो, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग ऐसे है। बाकी ऐसे है कि दोनों अपने अपने हिसाब से, कोई गाने का जो स्टाइल है बादशाह का वो डिफरेंट है, उसके गाने भी अलग हैं, हनी के गाने अलग हैं, और एक ही टीम है, एक ही माहौल से है। अंग्रेजी बीट बनाने वक्त पता था कि ये अंग्रेजों तक पहुंच जाएगा? हिट का कोई फॉर्मूला नहीं है, और जब बंदा बोलता है ना कि अब मैं करके दिखाऊंगा, बस तब गड़बड़ हो जाती है। आप चुपचाप कह करके लगे रहो मेहनत में, सब चीज़ें हो जाती हैं। बंदा कहता है जब करने के बाद बोलोगे हो गया है भाई, है ना, तो सब करके दिखाओ। तो वो बिल्कुल भी पता नहीं था कि यार अंग्रेजी बीट इतना बड़ा हो जाएगा। और हमने तो ऐसा म्यूज़िक का भी गाना, थोड़ा जो रेगुलर म्यूज़िक कर रहे थे उससे बहुत हटके था, समझ ही नहीं आ रही थी कि ये गाना अच्छा है या बुरा है ना।
तो जब चीज़ हिट हो जाती है ना, उस टाइम के हिसाब से बहुत डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग था वो, हाँ बहुत डिफरेंट different था हाँ। एक्चुअली तो हनी का पूरा म्यूज़िक ही डिफरेंट था। जब ये आया, वो चीज़ें आई, तो बहुत डिफरेंट था। मुझे याद है 3-4 बार हम इकट्ठे हुए कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे है, वैसे है, वैसे है। तो मैं जलंधर में था, तो दिलजीत ने एल्बम करी थी हनी के साथ, जिसमें गाना था पंगा, जदों पंगा पै जवे, वो वाली। तो मैं स्पीड कहीं काम गया, तो दिलजीत एल्बम सुनाने आया वहाँ पे, कहता है ऐसे। तो कंपनी के मालिक दिनेश स्पीडवे, तो मैं और दिलजीत, हमने दिलजीत की गाड़ी में बैठ के वो पूरी एल्बम सुनी। तो मैंने कहा यार बड़ा सही म्यूज़िक करा है ना। तब मैंने भी हनी के साथ गाने कर लिए थे, है ना। मैं कहा यार कमाल है, मैं कहा यार ये बंदा छा जाएगा, है ना। तो हमें इतना पता नहीं था कि इतना छा जाएगा। उसके बाद अंग्रेज़ी बीट कहाँ तक कहाँ चीज़ें चलेगी। सो बहुत अच्छा काम किया। ऐसे एक और नाम सिद्धू मूसेवाला, जिनके लॉन्च में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, हम्बल म्यूजिक के थ्रू उनका गाना था। तो उनको भी आपने इनिशियल डेज में आपने उनका टैलेंट देखा, तब वो डिफरेंस, वो स्पार्क वहाँ भी नज़र आया था आपको? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मैं तो मिला नहीं था सिद्धू से। तो मेरे एक दोस्त हैं, अभी है नहीं इस दुनिया में, सरबी, तो ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो वो लेके आए कि यार ये गाना करना है। तो हमारे गांव के एक और दोस्त थे ज्योति, तो वो उनके साथ था, बिंदा, ज्योति, ये सब बंदे सबके सब आए। तो इन्होंने मुझे मिला, तो इन्होंने बहुत मतलब मुझे कन्विंस किया कि एक गाना है, आप सुनिए ये वो, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो मुझे लगा कि यार ऐसे ही कि इनके दोस्त का किसी का गाना है ना, कि बोल रहे होंगे। तो जब मैंने गाना सुना, मैं कह यार ये कौन है बंदा, मतलब क्या गाना है, मतलब व्हाट अ सॉन्ग, है ना। तो देन दे एक्सप्लेन मी एवरीथिंग कि यार ऐसे ऐसे करके है। तो मैंने कहा यार हम तो कंपनी लॉन्च कर रहे थे, तो हम किसी और आर्टिस्ट का प्लान कर रहे थे, कोई बड़ा आर्टिस्ट था। तो मैं कहा लेट्स स्टार्ट विद हिम, कि अगर ये करना चाहता है, हमें तो पता नहीं है। मैं यार ये कहते, उनको लगे कि यार ये तो कि हमारा बंदा नया है, मुझे ये लगे कि यार ये बंदा नया है चाहे पुराना है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि इसका गाने में इतनी पावर है कि मतलब आज मैं सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार मतलब सुनते ही जाऊँ मैं इसको, है ना, कि मतलब इतना अच्छा है कि ये, है ना। तो देन मेरी बात हुई, क्योंकि एट दैट टाइम सिद्धू इज़ इन टोरंटो, तो फ़ोन पे बात हुई जस्ट रैंडम। तो गाना रेडी हो गया, तो वीडियो आ गया फटाफट, तो गाना फटाफट किया हमने, और गाना सुपर डुपर हिट हो गया। ये वो मुझे याद है, मैंने गाना किसको भेजा, मैंने हनी को गाना भेजा था। मैं कहा गाना सुनो कि कैसे है ये वो फलान। तो ये सट के भाई कौन बंदा है ये, मैं कहा कि नया बंदा है, कि कौन सा गाना था वो? ऊँचिया निकलना तेरे यार, अच्छा, सो सबसे हाय, हाँ हाँ। तो वो गाना था बहुत, मतलब हमने रिलीज़ से पहले ही बहुत सुना वो गाना। तो टचवुड वो तो कई बार क्या होता है ना भाजी, एक तो ये होता है कि आपने बहुत एफर्ट करी, आपने टैलेंट, आपको लगा कि यार ये बंदा आगे जा सकता है, और आपने उस पर बड़ी एफर्ट करी, आपने उसको तराशा, आपने ये किया वो किया। सिद्धू के केस में ऐसा तो था नहीं, है ना, क्योंकि वो जैसा था वो वैसा ही था, कि मैं यही हूँ, बस मैं यही हूँ। तो उसका गाना हमारे पास आया, तो जड़ के वो जब बात भी हुई, कहना ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, कहना ਮੈਨੂੰ भी बहुत ਵਧੀਆ लगूगा, है ना। मैं कह रहा ਅਸੀਂ डेफिनेटली करांगे, कमाल का गाना है। मैं कह यार कमाल ही गाना है तू, और क्या लिखा है। तो हमने गाना किया, और गाना टचवुड हिट। हमने जितने भी गाने किए उसके सारे ही सुपर हिट गाने थे। क्या मतलब, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ तो मैं समझना चाहूँगा, कैसे वो गाना सुन के आपको लगा कि अलग है? क्या म्यूजिक होता है, नोट्स होते हैं? ऐसा कभी नहीं लगता, ऐसा कभी नहीं होता है कि ये गाना अलग है या गाना वैसे है। हनी वाले गाने की तो मैं तब इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ना, वो जो साउंड थी, वो रिदम विदम, वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, है ना। तो जब तक ये सिद्धू वाला है को गाने ऐसे आने लग गए थे, ऐसे माहौल वाले। सिर्फ गाना क्या होता है कि गाना जब आप सुनते हो ना, आपको दिल को बस टच करे, कि गाना यार सुनने में ही बंदा कहता है कि यार मज़ेदार। वो मेरे नहीं, मतलब मैं आपको बताऊं कि जब, क्योंकि सिद्धू का कोई एट दैट टाइम कोई बड़ा नाम तो था नहीं, बट आपको बताऊं जब गाना गिरा, मतलब हमने यूट्यूब पे गाना डाला, वो गाना डलते ही मतलब ऐसी वेव आई है कि यूट्यूब के ऊपर चैनल हैंकर हो गया। मतलब ऐसे था कि कितना ट्रैफिक आ गया चैनल पे, कि हो क्या रहा है, मतलब ऐसे था। और आज भी नाना करते वो गाना, मुझे लगता है कि आज किसी का नया गाना आता है ना भाई, तो वो गाना अगर कोई 5-4 लाख ऑर्गेनिक व्यू डेली के निकाल रहा है ना, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा है। वो मुझे लगता है आज भी 1.5-2 मिलियन निकाल रहा है रेगुलर। क्या बात है।
गिपी बाजी, जो सिद्धू बाजी के साथ हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी के साथ ना हो, बट उस इंसिडेंट के बाद, उस टाइम के बाद कहीं ना कहीं सिंगर्स में कुछ फियर इंक्रीज हुआ या कुछ प्रेशर ऐसा कि कुछ ऐसा थॉट्स के? भाई कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो सबके लिए मतलब बहुत एक स्ट्रेस वाला माहौल बनता है सबके लिए, पूरी इंडस्ट्री में। और एक वैसे ही शो की लहर मतलब छा जाती है, वो डेफिनेटली सबके मन में वो चीज़ होती है कि यार ये क्या हो गया। और सिद्धू की तो ये एज ही नहीं थी, मतलब कभी वी नेवर इवन थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, है ना, कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ होगी, है ना। वो तो सबके लिए सेम ही है, मतलब जो बाहर बैठे थे, जो इंडस्ट्री में नहीं है, उन्होंने भी नहीं कभी ये सोचा था। और हर बंदे का दिल टूटता है ऐसी चीज़ से, है ना। और डेफिनेटली जो इंडस्ट्री में लोग हैं जो आसपास कर रहे हैं, तो सब पे प्रेशर आता है उन चीज़ों से। तो फेम की एक नेगेटिव साइड है, एक डार्क साइड है, 100% है। तो इस इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली जब आप एक टॉप पे होते हो, जिस पोजीशन पे आप हो, तो कई तरह के प्रेशर आते होंगे। इट कैन बी पॉलिटिकल, इट कैन बी माफिया, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ प्रेशर। कैसे आदत हो चुकी है नहीं कि भाई, डील करने के देखो, तरीके ढूंढते डील हो? करने के तरीके नहीं, अब उनको समझना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पॉलिटिकल भी बहुत प्रेशर होता है, ये चीज़ों का भी बहुत प्रेशर है। ये तो मुझे लगता है कि दोनों साइड ना, कोई भी अपना फील्ड ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, अब आप पॉपुलर हो जाओगे, आप जितने जितने ग्रो करते जाओगे उतना उतना आप पे प्रेशर आता जाएगा। आज ये टीम बोलेगी पॉडकास्ट करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं पूछना, ये पूछना है, ये करना है। कल को किसी और का पॉलिटिकल का आ जाएगा, वो बोलेगा कि आप इसकी तारीफ़ करो कि ये पार्टी बेटर है, वो पार्टी बेटर नहीं है। ये चीज़ें हैं, हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम तो मतलब जो पंजाबी सिंगरों का मैं आपको बताऊं कि सोर्स ऑफ इनकम शोज़, तो अभी तो काफ़ी टाइम से हम लोग तो कम शोज़ ही करते हैं, तो बट अभी रेगुलर जो हमारी जगह पे दूसरे लड़के नए यंग जो शो कर रहे हैं, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले रैलीज़ में आर्टिस्टों के बहुत पैसे बनते थे, एक एक आर्टिस्ट रैलियों में पता नहीं कितने कितने शो लगाता था। मैंने बहुत सी रैलियाँ लगाई है, बट तब लोग ये ब्लेम नहीं करते थे कि यार अगर मैंने आज एक पार्टी की रैली में लगाया, तो ये नहीं बोलते थे कि ये कलाकार इस पार्टी का है, लिंक नहीं करते थे। हाँ, लिंक नहीं करते थे। वो कहते थे कि कलाकार आया है इसलिए क्योंकि उसने ऑडियंस इकट्ठी करनी थी, रश डालने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए आर्टिस्ट है, लोग बैठे हैं, नेता आते थे, वो भाषण देते थे, और जब वो चले जाते थे फिर आर्टिस्ट परफॉर्म करता था। ऐसे था, वो एक एंटरटेनर था, पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं। आज अगर मैं किसी जगह पे चला जाऊँ ये इन्हीं का बंदा है, वो उन्हीं का बंदा है। अच्छा, मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार क्या होता है कि मान लो कि कोई कैंडिडेट है, वो मेरा निजी दोस्त है, तो मैं उसके लिए आया हूँ, तो मैं कई बार बोलता भी हूँ। इवन मैं आपको बताऊँ कि जब सिद्धू कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़ा, तो मैंने स्टेज के ऊपर, मुझे याद है कि एक इवेंट था, तो उस स्टेज के ऊपर सिद्धू को ताज़ा ताज़ा टिकट मिली थी, तो एट दैट टाइम मेरे घर से हम आए, वहाँ पे शो पे पहुँचे, सिद्धू मेरे साथ था, तो मैंने सिद्धू को स्टेज पे बुलाया। तो मैंने कहा कि यार देखो, ये वो बंदा है, आज सिद्धू मूसेवाला को पूरी दुनिया जानती है, ये अपने गांव में रहता है, और मैंने इसको बहुत बार पूछा आके कि तू क्यों इलेक्शन लड़ रहा है, तेरा रीज़न क्या है। तो उसने मुझे एक ही क्वेश्चन बोला कि पाजी मेरा एरिया बहुत बैकवर्ड है, लोग हमें प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं करते, यहाँ पे जो नेता लोग आते हैं वो हमें सही ट्रीट नहीं करते। मुझे लगता है कि जब मैं हिट होने के बाद, आज मेरे पास सब कुछ है, मैं छोड़ के शहर नहीं गया, तो मैं, इसका मतलब मैं जाऊँगा नहीं, अब मैं यहीं रहने वाला हूँ, तो मैं खुद बनूंगा ना। मैं वैसे, मेरे को रोज़ लोग इतने मिलने आते हैं, तो मैं लोगों की बातें सुनूंगा, और मैं सेलिब्रिटी बंदा हूँ, मैं जाके आगे सीएम से सबसे बात करूँगा, मेरी बात सुनेंगे वो, क्योंकि यार कि हाँ ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरे जीतने से मैं अपने एरिया को बहुत ऊपर ले जाऊँगा। एट दैट टाइम भी आज वो जो लोग सब के सब सिद्धू के लिए लिखते हैं कि यार वी लव हिम, वी, इतनी मुझे गालियाँ निकाली गई कि तू भी कांग्रेसी हो गया, तू ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा कि यार मैंने एक पर्टिकुलर उस बंदे का फीडबैक आपको दिया है कि उसके मन में क्या है, जो उसने मुझे बोला है, और जेन्युइनली बोला है, मैंने उसको खड़े करके बोला, है ना। तो सिद्धू, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये वो मेरा निजी विचार था कि मुझे लगता था कि यार, और मुझे ऐसा लगा भी, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा जब सिद्धू ने मुझे बोला, तो उसने बड़ा इमोशनल होकर बोला कि पाजी ऐसे है, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट। अदरवाइज़ कहता कि आज मैं भी इतना बड़ा मेरा नाम है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि इतने बड़े नाम के बाद मैं अच्छा भला पॉपुलर बंदा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों उस फील्ड में हूँ। नहीं,
तो वो उसका जो जेन्युइन फीडबैक था मैंने वो देने की कोशिश की। अब कई बार क्या होता है कि अब हमारे सीएम साहब हैं भगवंत मान जी, वो हमें जानते हैं, हम उनके क्लोज़ हैं, तो मैं कई बार उनको जाके मिलता हूँ या उनके साथ कोई फ़ोटो आ जाती है तो वो बोलते हैं कि ये आम आदमी पार्टी में हो गया है ना। तो मैं कहता हूँ कि अब मैं उनके बारे में, मैं पीछे कहीं बोल रहा था, मैं कहा यार कि अब पता नहीं हर जो बाहर से देखता है उसको लगता है कि ये बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मैं उनको देखता हूँ, कई बार 2-3 बार मैं उनके पास गया था, मतलब उनके पास सांस लेने का टाइम नहीं है और वो डे नाइट ऐसे बोलते हैं सीएम साहब कि यार पंजाब को ऐसे कर देना है, पंजाब को ये कर देना है, बस मैं ये करने वाला हूँ, अब मैं वो, मतलब ही इज़ डूइंग जो बेस्ट हो सकता है। बट जब हम कहीं पे बोलते हैं, जब हमको बोलते हैं तो उनको लगता है कि यार ये आम आदमी पार्टी का हो गया है ना। पीछे मैं यहाँ पे आया तो कहीं मेरी किसी के साथ फ़ोटो आ गई कोई बीजेपी के लीडर के साथ, तो मुझे बहुत से लोगों ने अटैक किया, अच्छा हूँ बीजेपी। मैं कहा यार मैंने कभी, मैं अभी मेरा 0 विचार है, 10 साल बाद जाके वो चीज़ मेरी बदल जाए, मैं उससे कुछ कह नहीं सकता, बट आज की डेट में मेरा 0 विचार है। अगर मैं किसी के साथ आता हूँ या चलता हूँ या घूमता हूँ, वो मेरा पर्सनल दोस्त हो सकता है, मेरा निजी विचार हो सकता है, वो हो सकता है कि बंदा किसी के लिए प्लस माइनस क्या है, बट मेरे लिए दोस्त भी हो सकता है ना। तो वो मेरा एक वो पर्सनल है। अब क्योंकि फेमस हो तो टारगेट होते हो, जी। नेचुरल है, तो कैसे आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हो? ये तो पर ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसका कोई इलाज नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे भागना नहीं चाहिए, इसका सल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे मैं अभी आपने पूछा तो मैंने ये चीज़ अपनी फिर बता दी कि मेरा ये फीडबैक है कि यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए कि यार ये चीज़ होती है हमारे साथ, है ना। अब हो सकता है इस पे भी 100 लोगों का ये विचार है कि यार तू गलत बोल रहा है ना। तो मेरी किसी के साथ आर्ग्यू नहीं है, मैं एग्रीड करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से वो देख रहे हैं वहाँ से वो भी राइट कह रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि अब मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो देख नहीं रहा, ये मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, अब वो वहाँ से देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि वो ठीक है ना। तो और ये कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी पोजीशन पे आके नहीं देखेंगे, मैं उनकी पोजीशन पे आके नहीं देखूँगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसको यही है कि जितना प्यार से अच्छे तरीके से मैं मैनेज कर सकूँ, मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। कभी अफेक्ट करा है क्रिटिसिज्म? नहीं, ऐसे नहीं है, कई बार कई चीज़ें हो जाती हैं कि ऐसे तो इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाऊँ। तो फिर भी ऐसे है कि कई बार छोटी छोटी चीज़ें, एलिमेंट्स छोटे छोटे होते हैं, तो जिनसे बंदे के मन में कई बार आ जाता है कि यार बहुत हो गया, है ना। क्योंकि क्या है कि आप नॉर्मल इंसान हो, आप चाहे जो मर्जी बन जाओ, दिल तो आप में है ना। आप रोते हो, आप हंसते हो। अब मैं अगर बोलूँ किसी को कि मेरी आंख में आंसू नहीं आता, तो ये बंदा झूठ बोल रहा है यार, क्यों नहीं आता, तू इंसान नहीं है, तू क्या है। या मेरा दिल नहीं दुखता, मेरा भी दिल दुखता है। बट ऐसे है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार कि वो क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि मैंने भी उनका दिल दुखाया हो, शायद इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ उनको भी क्या ज़रूरत है कि वो इतने लोग बैठ के मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं। उनकी कोई जॉब थोड़ी है, उनको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, हो सकता है कि मैंने कुछ गलत किया होगा, है ना। तो हम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि यार क्या है यार, ढूंढो कि क्या हम गलत कर रहे हैं कि हम ठीक करें। क्योंकि मैं जेन्युइनली बोलूँ कि मेरा मन ये कहता है कि अगर मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता, मैं बुरा ना करूं, क्योंकि मैं सच में ज़िंदगी जीने आया हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। मेरे को भगवान ने अच्छी फैमिली दी है, अच्छे मेरे दोस्त दिए हैं, अच्छा मेरा सर्कल दिया है, और मुझे लगता है कि यार जीने आए हैं, जियो। और अगर किसी को बुरा लगता है तो मेरा कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं जाता अगर मैं उसको बोल दूँ कि यार भाई सॉरी, मेरा मन नहीं था वो चीज़, कि बिल्कुल दिल दुखाने का वो मूड नहीं था, बट ये चीज़ अगर हो गई है तो उसके लिए अपोलोजाइज, क्योंकि इंसान हूँ, अब गलती तो सबसे होती है ना, वो है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमने शुरू में पूछा था ना कि इतनी लंबी सस्टेनेबिलिटी का क्या कारण जी, है, एक आपने जो बताया था, दूसरा मुझे साफ नजर आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी जो हम्बल नेचर है, वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपको यहाँ तक लेके आई है। वो गुरबानी में कहते हैं ना, मिठत निवी नानका कुड़चंगिया था। बिल्कुल। तो वो चीज़ आप जी रहे हो उस बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ है। गिपी बाजी, यंगस्टर्स के लिए जो आज अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, कोई ना कोई ड्रीम लेके चल रहे हैं, जैसे किसी टाइम आपने सपने देखे थे और उस तरफ चले, उनके लिए क्या आपकी एडवाइस होगी? सर एक ही एडवाइस है, मुझे लगता है कि गिव अप मत करो, अपने ड्रीम्स के लिए जियो, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करो, और हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि हम बहुत नज़दीक होते हैं, हम हौसला छोड़ जाते हैं, तो बस वो मत छोड़ो,
क्योंकि हम कई बार एक आधी एग्जांपल पकड़ लेते हैं जहाँ लोग बैठ के कहते हैं कि अब तेरा हो गया है, तू ऐसे एडवाइस कर रहा है, हमारे तो बहुत है। सर किसी को पूछ लो दुनिया में, किसी को, कि आपको मैं पूछूं कि आप यहाँ पे बैठे हो, आप इजीली पहुँच गए? सर हर बंदा इतनी मतलब स्ट्रगल करके पहुँचा है यहाँ पे, और इतने लाइफ में दुख, स्ट्रेस, तकलीफ़ें सबके लाइफ में आई है। कोई भी बैठा है टॉप पे और उन्हीं से जी रहा है, उनको इग्नोर करके जी रहे हैं। सो प्लीज़ मुझे लगता है कि उसको बूस्ट अप करो, अपनी एनर्जी को बूस्ट अप रखो और ऐसे आ जाओ। कई बंदे मेरे को एक कल परसों किसी ने लिख दिया कि मेरे ऊपर 9 लाख का कर्जा है, तो प्लीज़ मेरे से वो किस्तें नहीं दे हो रही जो वो लेने आते हैं, तो वो बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरी किस्तें दे दो। तो वो मैंने सोचा मैं उसको लिखूं जवाब, इतने में मैं कहीं बिज़ी हो गया, तो बाद में मुझे मिला ही नहीं, कहाँ चला गया। तो मैं उसको लिखने वाला था कि भाई तू तो मेरे हिसाब से बहुत अमीर है, क्योंकि जब मैं तेरी पोजीशन में था मेरे को तो कोई 20,000 का भी कर्जा नहीं देता था, तेरे को 9 लाख का कर्जा किसी ने दिया है, तो इसका मतलब तेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा, तू सेट है, तू हिम्मत मार, तू सब चीज़ें सेट कर देगा। और तेरे पास 9 लाख का है, मेरे पे तो करोड़ों का कर्जा है, मैं तेरा काम दे दूंगा ना। सो वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। हम कई बार खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि कोई नशा मत कीजिए, से नो टू ड्रग्स, वो चीज़ें ख़राब ही करता है। आपके ड्रीम तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी ट्रबल आपका नशा है, जो आप खुद ही अपने लिए एक रुकावट बना लेते हो। और ये चीज़ आप दोनों पॉइंट जो आपने बोले हैं सिर्फ बोले नहीं, आपने जिए हैं। लोग एक फेलियर पे रुक जाते हैं। मेरे ही कुछ सर्कल में लोग हैं जिन्होंने एक गाना ट्राई किया, उसके बाद रुक गए, रुक गए। और वो ना हार मारना ही आपको आगे लेके जाता है। शानदार।